ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें शुरू में थोड़े से पेडालॉजी के क्वेश्चन है, तो हम देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मतलब मान लो कि आप एक टीचर हो, आप बच्चों को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में हम किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट जो उत्तर दे रहे हैं, कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो अब ये जो सारे उत्तर हैं, ये जो सारे आंसर हैं, 4 आंसर दिखाए गए इसमें, विद्यार्थियों द्वारा आंसर दिए गए हैं। तो अब कौन सा आंसर ऐसा है जो प्रश्न को समझने की क्षमता को जिससे हमें पता चलता हो कि विद्यार्थियों में प्रश्न को समझने की क्षमता है, समावेशी क्षमता है कि सभी को मिलाकर पढ़ सकें, सभी को मिलाकर चल सकें, विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता हो। ये हमें किस क्वेश्चन आंसर से पता चलता है? तो पहला देखिए आंसर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं जनभागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। क्वेश्चन देखिए फिर से हम देखते हैं क्या है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। जो लोकतंत्र है उसमें हम किस किस तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। सिर्फ वोट डालकर ही भागीदारी नहीं होती ना, भागीदारी तो अनेक तरीकों से होती है। तो पहले ने क्या उत्तर दिया, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये हमें नहीं लगता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। मतदान से भी हम लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। धरना कोई क्यों देता है? अपनी बात मनवाने के लिए, तो लोकतंत्र में भागीदारी ही तो है। रैली भी हम निकालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अगर हमें सीटेट का मान लो कि एग्जाम के 10 दिन पहले पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दे, तो हम रैली निकालेंगे ना, धरना देंगे ना। क्यों देंगे? क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उस चीज को मनवाने के लिए हम रैली निकालेंगे, धरना देंगे। ठीक है, फिर है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन, किसी सामाजिक समूह के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो सामाजिक आंदोलन करके भी अपनी भागीदारी लोकतंत्र में दिखाया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी के हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। चुनाव में मतदान द्वारा, तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि सिर्फ मतदान द्वारा भागीदारी करने का सिर्फ एक मतदान तरीका नहीं है, बहुत तरीकों से हम लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं। दूसरा है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। तो इस स्टूडेंट ने क्या किया, ये तो बता दिया कि हम चुनाव के द्वारा भागीदारी करते हैं, साथ ही साथ लोकतंत्र के बारे में सारा कुछ वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र में निर्धारित समय के लिए सरकार चुनी जाती है और जो अवधि क्या होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। तो जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या है, आंसर नंबर 2 कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, इन चीजों द्वारा हम लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता को प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? असफल दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा, असफल वर्ड यहाँ पे दिया गया है। क्या है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल क्या होता है? साप्ताहिक बाजार जो हफ्ते में एक दिन, वीकली मार्केट भी बोलते हैं हम, मंडे मार्केट, मंगल बाजार, इस तरह की बाजार होती हैं वो। और शॉपिंग मॉल क्या है, तो जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां पे एक ही मॉल में हमें बहुत सारी सामानें मिल जाती हैं। तो ये होते हैं दोनों में अंतर, बहुत सारे अंतर हैं जो मैं आपको जब सिविक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें पढ़ाऊंगी। तो क्या है कि विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तर, ये क्वेश्चन पूछा गया, विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर में किस विद्यार्थी ने अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल रहा है? पहला है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि शॉपिंग मॉल में सामान बहुत महंगे होते हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो उन सामानों को नहीं खरीद सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। ये भी बिल्कुल सही है। साप्ताहिक बाजार मैंने बताया था, अभी मंडे मार्केट होता है, मंगल बाजार, सोम बाजार, इस तरह के बाजार होते हैं, तो एक एक दिन लगते हैं, उसमें कोई अस्थायी दुकानें नहीं होती। शॉपिंग मॉल में लंबे समय तक दुकानें रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में भी लगते हैं। तो ये भी सही है कि साप्ताहिक बाजार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी लग सकता है, शहरी क्षेत्रों में लग सकता है, जबकि शॉपिंग मॉल आपको हमेशा शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। कहीं कोई गांव में मॉल नहीं लगाता, क्योंकि गांव के लोग मॉल में जाके सामान नहीं खरीदेंगे, उनको सही रेट पर, सस्ते रेट पर सामान चाहिए होता है।
फोर्थ है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों की दुकानें होती हैं। क्या है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार हैं जो सप्ताह के एक निश्चित दिन लगते हैं, सही है, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों की दुकानें होती हैं। तो ये तो बता दिया कि कब लगते हैं, लेकिन इसके साथ शॉपिंग मॉल का उसने क्या किया, कुछ अलग ही चीजें बता दिया, इसमें कई मंजिला दुकानें होती हैं। तो ये हमारा जो मतलब उनके असफल मतलब दोनों में प्रदर्शन करने में, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में, कि अंतर की जो क्षमता होती है वो प्रदर्शन करने में इसमें असफल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, क्योंकि हम ये भी सही है एक तरीके से, लेकिन क्या है उसमें क्या है कि अपनी क्षमता, तुलना और अंतर करने की क्षमता में वो प्रदर्शन करने में असफल है। अंतर तो बता रहा है, लेकिन अंतर जहां पर यह है कि साप्ताहिक बाजार वैसे होते हैं जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगते हैं, तो इसके साथ साथ जो तुलना उसकी होती किस चीज से होती, इस चीज से ना कि शॉपिंग मॉल एक मतलब बिल्डिंग में होती है और वो अस्थायी दुकानें होती हैं, ये होती तुलना, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या दिया गया, इसमें बहुमंजिला इमारतें होती हैं और अलग भिन्न भिन्न तरह की दुकानें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाती है। ठीक है, इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। क्या है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। अब कोई विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है, आप पढ़ा रहे हो 6 क्लास में, कोई पूछ रहा है कि आप तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी बिल्कुल संतरे के आकार की है, तो फिर जो मानचित्र है वो बिल्कुल सपाट क्यों है, तो आप उसको कैसे बच्चे को समझाओगे। आप तो बिल्कुल उसके डांट के नहीं समझा सकते ना। मैं हमेशा बोलती हूँ जहां भी बच्चों को जो भी पेडालॉजी की क्वेश्चन है उसमें बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। पनिशमेंट देने वाली जहां बात आएगी वो आंसर गलत हो जाएगा, और पनिशमेंट वैसे भी हम क्लास में नहीं दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, पनिशमेंट तो हमें देना ही नहीं है बच्चों को। पहले तो ये है। दूसरा है विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना, मानचित्र तो वो देख ही रहा है। दूसरा उन्हें स्वयं ही कारण का पता करने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। अगर विद्यार्थी को हम स्वयं का कारण का पता करने के लिए कहेंगे, विद्यार्थी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हम उसे बोलेंगे कि आप स्वयं कारण का पता करो, तो फिर क्या होगा, फिर टीचर का तो कोई काम ही नहीं है। विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना, तो विद्यार्थी को सिर्फ ग्लोब दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्या है, सजीवता के साथ दिखाना कि यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, है ना। सजीवता के साथ हमें दिखाना है कि मानचित्र और ग्लोब दोनों ही हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कि हम हर चीज को सही तरीके से समझ सके, इसलिए उसे सपाट बनाया गया है। ठीक है, अब इससे ग्लोब से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, कि पृथ्वी का मानक रूप किसे माना गया है। ठीक है, पृथ्वी का मानक रूप किसे माना गया है, मानचित्र को, ग्लोब को, एटलस को, तो पृथ्वी का मानक रूप किसे माना जाता है, ग्लोब को। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ दृढ़ संबंध होता है। तर्क है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो कला के साथ और दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। आर ए की व्याख्या है कि जो बहुत सारी कलाएं होती है वो सामाजिक विज्ञान को क्या साक्ष्य और प्रमाण प्राप्त करती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कला के साथ दृढ़ संबंध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है कि ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय होती है, सत्यापनीय है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। जो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति होती है, जो सामाजिक विज्ञान है वो साक्ष्य आधारित है, यानी कि जो हमारे स्रोत मिलते हैं हिस्ट्री में उस स्रोत पे ही तो आधारित है वो। हम अपने आप तो कुछ नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के मकान थी, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ जा रही है, कोई हम अपने आप कहानी बना के नहीं बोलते, वो साक्ष्य है उसका, हमें मतलब कि वो सत्य है, बिल्कुल सत्यापनीय है, बिल्कुल सत्य है, साक्ष्य आधारित है, अनुभाविक है, हम उसे अनुभव भी कर रहे हैं। हवा के बारे में हम पढ़ते हैं, हवा किस ओर से किस ओर जाती है, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम अनुभव कर रहे हैं ना, तो अनुभाविक भी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है कि इसका अध्ययन जो है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन एक घटना से बहुत बड़ी व्याख्या की ओर ले जाती है। कोई एक घटना हो गई, कोई एक युद्ध हो गया, अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही थी कि 1857 के विद्रोह के बारे में मैं आपको पढ़ाई थी, ये एक घटना थी, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है कि किस तरीके से 200 साल पुरानी मैं आपको बताती आई हूँ कि किस तरीके से
लोग अंग्रेजों से बिल्कुल परेशान थे, ये सभी है ना घटनाएं। बिल्कुल मतलब घटना तो एक है लेकिन व्याख्या उसके कई है, बहुत व्याख्यान की ओर ले जाती है कि उसका रीजन बहुत बड़ा हो सकता है पहले और बाद में। 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ, तो याद करिए घटना तो एक थी बस, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो गई। तो यही है, इसका अध्ययन प्राय एक घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाती है। तो हमारा क्या है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। ओके, इसके पीछे एक कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, अभियंता मीन्स इंजीनियर। ओके, इसके पीछे एक कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान की तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। ये रूढ़िवाद धारणा है। ठीक है, रूढ़िवादी धारणा ही तो है कि महिलाएं यही कर सकती हैं, पुरुष यही कर सकते हैं, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती और ये काम अच्छा करती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये रूढ़िवाद धारणा है। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है, जेंडर स्थिरता नहीं, जेंडर रूढ़िवाद धारणा, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव। तो जेंडर रूढ़िवाद धारणा यानी कि स्त्री और पुरुष के लिए जो रूढ़िवाद धारणाएं विकसित की गई हैं वो इसमें वो क्या करती है, परिवर्तित करती है रोजी का कथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। चुनाव प्रक्रिया के बारे में आप क्या करा रहे हो, मतलब परिचित करा रहे हो, चुनाव प्रक्रिया के बारे में आप विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को बता रहे हो। तो निम्नलिखित में कौन सी विधि, कौन सा जो मेथड बिल्कुल बहुत ही बढ़िया होगा, कौन सा पेडालॉजी का मेथड, शिक्षा शास्त्रीय का मतलब होता है पेडालॉजी मेथड, कौन सा बहुत बिल्कुल सही होगा। पहला है, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो सिर्फ चित्र दर्शाने से कुछ नहीं हो सकता, ये तीनों ही हमारा हो सकता है। याद रखिएगा, पेडालॉजी के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा ही आपको 2 या 3 ऑप्शन आपको लगेंगे, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 2 ऑप्शन तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ना ये या ये लास्ट तक हम यही सोचते रहते हैं। होता है ना कि ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, कभी कभी यही सोचते सोचते हम गलत कराते हैं। इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल शांत रह के हमें पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, विद्यार्थियों के उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे के लिए कहना, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है, कौन ज्यादा पावरफुल है, सबसे श्रेष्ठ पूछा गया ना, सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। तो चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, ये भी हो सकता है। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, तो ये हमारा सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा कि मतलब कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताना कि जो कक्षा में होता है, अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उस चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं ना। अगर जाके हम देख के आएंगे कि ये चुनाव ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उन चीजों को समझ तो पाएंगे लेकिन थोड़ा कम। लेकिन अगर हमारे साथ वही चीजें हो रही हो और किसी के बताने से, यहाँ क्या है, विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, किसी के बताने से भी हम थोड़ा मतलब समझ तो लेते हैं लेकिन उतना नहीं समझ पाएंगे जितना कि हमारे साथ जो घटना घट रही है, हमारे साथ जो हो रहा है उस चीजों को हम समझ पाते हैं। तो कक्षा में अगर प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराया जाएगा तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाया जाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाया। जैसे पहले नामांकन हो, नामांकन में वो लिख के देंगे कि वो कैसे चुनाव में खड़े हो सकते हैं, जैसे कभी मॉनिटर का होता है ना चुनाव, तो नामांकन होगा, उसमें वो लिखेंगे सब कुछ चीजें, मतलब एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराना, तो विद्यार्थी चुनाव संबंधी प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सबसे श्रेष्ठ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के लिए के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। क्या है, आदिवासियों और चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमें क्या करवाना चाहिए, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार, व्याख्यान या सेमिनार से कुछ नहीं होता, आदिवासियों और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन भी हमारे लिए उतना नहीं है, एक्टिविटी से हमें बताना है, सेमिनार या व्याख्यान से भी नहीं है, आदिवासियों और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, और एक ये, और दूसरा क्या है, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। बकरवाल क्या है,
वो चलवासी आदिवासी होते हैं, चरवाहे आदिवासी होते हैं, तो उनके ऊपर चलचित्र या वृत्ति चित्र दिखाना। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पेडालोजी के क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 ऑप्शन ऐसे इसमें जरूर होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि सबसे ज्यादा सही होगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा सटीक या सही होगा। अब विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट पर इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। जल का इस्तेमाल याद रखिएगा, देखिए क्या है, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। वे विद्यार्थी को कक्षा में होनहार माने जाने वाली प्रतिक्रिया को लिख लेना। विद्यार्थियों को जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। मान लो कि हम जल पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल उसमें किस तरीके से करेंगे, क्या लिखेंगे उसमें, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना। सही है। वे विद्यार्थियों को कक्षा में होनहार माने जाने वाली वो विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिखना। बिल्कुल नहीं, सिर्फ होनहार माने जाने वालों की प्रतिक्रिया नहीं लिखनी चाहिए। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। अगर हम विद्यार्थियों की बातों को सुन रहे हैं तो उसको लिख के अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं इसके लिए। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। हर बात को अभिलेखित करना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता कि हर बात उसमें हम लिख सके। जो जरूरी बातें होती है, देखिए, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रणाली सिविक्स का चैप्टर, ये खत्म होने पे क्या होता है कि शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाता है। तो यह अवलोकन कौन से उद्देश्य को पूरा करता है, क्या है, न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। पहला ये है। दूसरा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। बिल्कुल नहीं, भय तो हमें पैदा करना ही नहीं है बच्चों में। विभिन्न मुद्दों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी नहीं है, तो इसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, 41 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। भ्रांत धारणाएं यानी कि कौन सी सामाजिक विज्ञान के संबंध में धारणाएं जो है वो गलत हैं। पहला है, ये एक गैर उपयोगी विषय है। बिल्कुल गलत है क्योंकि जो हमारे सामाजिक विज्ञान बहुत ही उपयोगी विषय है, ये गैर उपयोगी विषय नहीं है, तो ये भी गलत है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी गलत है। जो भी हम पढ़ते हैं वो सभी हमारे में, मतलब साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी एक अपने आप में श्रेष्ठ है। ठीक है, सभी, हर किसी को पढ़ना जरूरी है और सभी अपने आप में श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। बिल्कुल नहीं, रटने पर तो जोर ही नहीं देता सामाजिक विज्ञान। मैं आपको जितना पढ़ा चुकी हूँ कहीं भी रटने की बात मैंने की ही नहीं है थ्योरी में। कुछ जो डेट होते हैं वो रटने की जरूरत होती है, बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती सामाजिक विज्ञान में। हर चीज आप समझ के पढ़ सकते हैं। डी है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे विकल्प होते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए। विकल्प की कमी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो हमारे ए बी सी डी सारे ही भ्रांत धारणाएं हैं, सारी धारणाएं गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब है उष्णकटिबंध की कल्पना। ये सारे बेटा अभी सिविक्स के क्वेश्चन थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से जिनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। देशांतर, उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मैं आपको बता चुकी हूँ कि उष्णकटिबंधीय ये तो हमारा पृथ्वी मान लो पूरा नहीं बन पाया। ये क्या है हमारी, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं
और ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती है, अक्षांश रेखाएं पड़ी होती है। अक्षांश और देशांतर पर एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, तो वो जाके आप जरूर समझ लें, क्योंकि अक्षांश देशांतर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बाकी मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर में ही अक्षांश देशांतर बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। लेकिन जो मेरा सेपरेट वीडियो है वो आपको जरूर देखना है, अक्षांश देशांतर वाला, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे हर चीज। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय या कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है हमारी। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। ऊपर का शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, नीचे भी शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहां से आपको देखना है। ओके, तो हमें क्या है, ग्लोब में हम ये समझा सकते हैं बच्चों को। उष्ण कटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। देशांतर, देशांतर की जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देशांतर ये सीधी रेखा है, मैं बता चुकी हूँ अभी। इस देशांतर की जानकारी से हमें उष्ण कटिबंधीय के बारे में पता नहीं चलेगा। ग्लोब बिल्कुल सही है, ग्लोब से हमें पता चलता है उष्ण कटिबंधीय। आतपन, आतपन से ही पता चलता है। आतपन का मतलब क्या होता है कि सूर्य की किरणों को जब पृथ्वी अपने पास रोक लेती है तो उसे आतपन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय में देखिए क्या होता है, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें जहां पे सीधी पड़ती है उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो आतपन भी वही हुआ कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी अपने पास रोक लेती है, सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास रोक लेती है, उसे आतपन बोलते हैं। नाम से ही पता है, आतपन मतलब कि जो तपन होती है, ऊर्जा होती है आओ मेरे पास, तो वही है आतपन। ठीक है, अक्षांश भी है, अक्षांश रेखाओं को मैंने बोला है कि अक्षांश भी है, जो उष्ण कटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा बी, सी और डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नागरिक शास्त्र के से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन, राजनीतिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। पहले नागरिक शास्त्र बोलते थे सिविक्स की बुक को, अब क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान। तो ये इसमें क्या बोला गया कि ये किसके लिए था, कि समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था, ये भी सही है। हमारा बी भी सही है कि जो ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं लग रहा है, लग रहा है आपको, आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी की व्याख्या नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है, पर कोई किसी की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करती है। कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करती है। विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, नारे लिखने के लिए कहना ये कोई आलोचनात्मक सोच नहीं है। दूसरा है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। तो ये सही है, क्योंकि इसमें विचार करने की बात की गई है, तो आलोचनात्मक तभी तो लिखना वो विकसित होगा कि हम विचार करेंगे तभी तो चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो उसी से किसी की आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। छात्राओं यानी कि जो लड़कियां हैं वो विद्यालय में जो आती हैं उनकी उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इनके नौकरी पाने के अवसरों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, चर्चा करना, जहां पे विचार करना, चर्चा करना, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो आलोचनात्मक होते हैं, उसमें आलोचना करने के भाव पैदा होते हैं। तो बी और सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब है
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। शासन व्यवस्था विषय के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध करें। नहीं। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी नहीं होगा। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें देखिए जायज है यानी कि सोचने की बात की गई है ना, कि हम विचार करें, सोचें, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। चौथा क्या, आपने देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र से किस स्तर के शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो ये थोड़े ना ये आलोचनात्मक विषय है कोई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। ठीक है, पाठ्य योजना यानी कि जो लेसन प्लान बनाते हैं। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के समक्ष करने में सक्षम होंगे। ठीक है, शॉपिंग बाजार की तुलना किससे करने में सक्षम होंगे? साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या प्रदर्शित करने की? अनुप्रयोग नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि वो विश्लेषण कर पाएगा, अंतर कर पाएगा, इस प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? संघवाद होता है कि जिसमें सरकार 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें हो, 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें हो, यानी कि एक के ऊपर एक सरकार हो। हमारे भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पंचायती राज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो भारत में संघवाद है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त है। और इसमें क्या होता है, संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। चलिए, पहला क्या है, राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। देखिए क्या है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सर्वाधिक उपयुक्त, ये भी सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त की बात की गई है। हम आगे देखते हैं, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है? ये भी सही है, शासन व्यवस्था के 3 स्तर भी तो जानना जरूरी है हमें। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्यों और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? फिर चौथा क्या है, संघवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, संघवाद को परिभाषित कीजिए, ये भी नहीं हो सकता सही, बिल्कुल उपयुक्त। क्या है, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? तो इसमें सारी चीजें लिख दी गई हैं कि हमारे राज्य यानी कि संघवाद में 3 स्तर की सरकारें होती हैं, तो इसमें है संघवाद की समझ विकसित करनी है ना। और फिर क्या है कि एक ही के हाथ में सारी शक्तियां होती, शक्तियों का बंटवारा भी नहीं होता, तो क्या होता? तो संघवाद की समझ तभी विकसित होगी जब हम उसके नेगेटिव चीजों को भी पढ़ पाएंगे कि ये नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? पहला क्या उत्तर दे रहा है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। बिल्कुल सही है। बी क्या है, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है, सिर्फ नियमावली ही नहीं देता संविधान। चलिए डी देखते हैं, संविधान में वो नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। सही है, बिल्कुल। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से साझा करते हैं। बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। क्या है कि निम्नलिखित में से मतलब विद्यार्थी, आंसर तो सारे विद्यार्थी दे रहे हैं, तो कौन सा जवाब हमें आंसर से हमें ये लग रहा है कि विद्यार्थी क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
क्या विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया से के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। पहला, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन, एक स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा तो बिल्कुल भी गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा पढ़ते पढ़ते आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तथ्यात्मक यानी कि तथ्य के बारे में क्लियर हो कोई विद्यार्थी, बिल्कुल क्या कहते हैं, उनको सिर्फ नॉलेज ना हो, समझ विकसित हो, तो कौन से प्रश्न हम पूछ सकते हैं विद्यार्थियों। परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, रणनीति ज्ञान, विषय कौशल का ज्ञान। तो वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन परिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ आंसर है। ओके, चलिए अब नीचे देखते हैं। 51, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बजे का है, दोपहर के 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। बेटा समय और जो तिथि वाला है मैं बता चुकी हूँ ज्योग्राफी में, और मैं उस समय ही बता रही थी आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हुए भी कि इससे क्वेश्चन जरूर ही आता है सीटेट में, जो ज्योग्राफी में जो समय वाला है। ठीक है, ग्रीनविच समय से जो रिलेटेड क्वेश्चन है चैप्टर, वो वायुमंडल की परतें, बहुत सारी चीजें हैं जैसे भूकंप के बारे में, ये सारी चीजें इससे तो आता ही आता है। वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको जरूर इसे बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखिए ग्रीनविच मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, पृथ्वी है। ओके, ये ग्रीनविच सीधी रेखा ग्रीनविच जाती है, इसे ही जो सीधी रेखा जाती है इसे ही ग्रीनविच कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। ओके, 0 डिग्री देशांतर है। इधर पूरब है हमारा, इधर हमारा पूरब है, और इधर हमारा पश्चिम है। ओके, अब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर माना गया है। 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर हम जितना डिग्री बढ़ते जाएंगे, हर डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, और ग्रीनविच पे जो समय है पूरब की ओर हम बढ़ते जाएंगे, जितने डिग्री हम आगे बढ़ेंगे उतना, मतलब कि बता चुकी हूँ हर डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो वो समय उसमें प्लस हो जाता है। मान लो भारत 82.5 डिग्री, मान लो क्या भारत है ही 82.5 डिग्री पूरब में, तो 82.5 डिग्री पूरब पे आप 4 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करके उसका निकाल लीजिए कितना समय हुआ, वो प्लस हो जाएगा। ग्रीनविच पे अगर 12 बजा है तो भारत में क्या बचेगा। और वही हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो वैसे ही समय निकालेंगे कि हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, और पश्चिम की ओर जाते समय हम उसे माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बजे है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या बजते हैं। तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या बजेंगे, 3 बजे होंगे। 3 बजे का अपराह्न, ठीक है, दोपहर के 3 बजे होंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ग्रीनविच से कोई भी 10 डिग्री पश्चिम में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच से 10 डिग्री पूरब में कितने बजेंगे, तो वो भी आपको वैसे ही दिखाना है, मतलब माइनस प्लस करके। बहुत अच्छे से मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ, आप चैप्टर जाके जरूर देख लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं, ये भी ज्योग्राफी के चैप्टर में है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज जो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको करा चुकी हूँ वो चैप्टर थ्योरी जरूर पढ़ लें। आप थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। समुद्री गुफाएं जो ये पत्थर के जो बड़े बड़े स्तंभ मान लो होते हैं ना समुद्र में, यहाँ पे जो पानी की लहरें ऐसे ऐसे जाती है तो छेद होते होते गुफा बन जाती है। तरंगों के कारण क्या होता है, गुफा बन जाती है। अपर्दन और निक्षेपण होता है। ठीक है, अपर्दन मतलब तोड़ना, निक्षेपण मतलब जमा करना। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, बिल्कुल सही है। तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण यानी कि तोड़ना और जमा करना, इससे क्या होता है, समुद्री गुफाएं बनती हैं। पवन अपर्दन सीधा क्वेश्चन है, जिसमें तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती यानी भूमध्य रेखा के पास ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ये भी मैं आपको ज्योग्राफी में बता चुकी हूँ, तो प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप जाके थ्योरी जरूर देख लें, तभी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, कि सदाबहार वृक्ष मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहीं पे मैं बताती हूँ फिर से आपको
ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। भूमध्य रेखा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहीं पे जो लकड़ियां मिलती हैं वो बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, इस कारण यहाँ की लकड़ियां बहुत मजबूत होती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि सदाबहार वन व सदाबहार वृक्ष भूमध्य रेखा के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा। नहीं, भूमध्य रेखा के पास बहुत तापमान तेज होती है, वर्षा भी ज्यादा होती है। भारी वर्षा और उच्च तापमान, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारी वर्षा और उच्च तापमान, निम्न वर्षा और निम्न तापमान, उच्च तापमान नहीं, मध्य वर्षा और निम्न तापमान नहीं, भारी वर्षा और उच्च तापमान हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सही है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है, बिल्कुल गलत है। अब मैं अक्षांश और देशांतर का वीडियो इसके साथ मैं टैग कर दूंगी, ताकि इसके साथ आप अक्षांश देशांतर का वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो देख के आप समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो को। क्या है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में नहीं है, बल्कि विषुवत रेखा से क्या होता है, 66.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में नहीं, 66.5 डिग्री दक्षिण में है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती नहीं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त कह सकते हैं इसे, या फिर भूमध्य रेखा कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, ये भी कहते हैं इसे, और विषुवत वृत्त इसका सही नाम है। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सही है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी सही है, ये अपने अक्ष पर ये अपने अक्ष पर क्या है। ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, बिल्कुल सही है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई, बिल्कुल सही है। आप ग्लोब देखिएगा, अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी बिल्कुल सही है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है, ग्लोब अंडाकार आकृति में नहीं होता है, ग्लोब संतरे की आकृति में होता है। ठीक है, तो ए, बी और सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। समताप मंडल की परिस्थितियां एक हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। ये जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं, इस चैप्टर से, ये ज्योग्राफी के चैप्टर से है, वायुमंडल की परतों वाला चैप्टर जो है उससे ये क्वेश्चन है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है, सही कारण का चयन कीजिए। तो समताप मंडल जो हमारा होता है, वो समताप मंडल क्या है, वायुमंडल की परतें होती है, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, और उसके बाद है बहिर्मंडल, बाह्य बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जो सबसे नीचे की परत है, जिसमें हम सारे रह रहे हैं, वो क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की परत, उसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है, जैसे बादल का बनना, आंधी तूफान, बारिश होना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में तापमान बहुत तेजी से घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन समताप मंडल, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, समताप यानी कि समान तापमान, तो समताप मंडल में तापमान घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि तापमान बिल्कुल समान रहता है, और यहाँ पे किसी भी तरह की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो अब ये है कि सही कारण का चयन के लिए क्यों आदर्श माना जाता है। उच्च वायुदाब नहीं,
उच्च वायुदाब के कारण तो हो ही नहीं सकता, निम्न वायुदाब भी नहीं है, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि समताप मंडल में क्या होता है कि मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है ये, और यहाँ पे तापमान बिल्कुल स्थिर रहता है, तापमान घटता बढ़ता नहीं है। समताप का मतलब है समान तापमान। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा कि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मतलब आदर्श मंडल कौन सा है, या हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श किसे माना जाता है। नीचे आपका दे दिया जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायु मंडल, बहुत सारे मंडल दिए जाते हैं। तो हमारा समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। जो क्षोभ मंडल है, आप जो वायुमंडल की परतों वाला चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ, इसका वीडियो जरूर आप जाके चेक करें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें क्या है कि वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल है तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं उसी में होती हैं। इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बादल बनना या ये मतलब कि इस तापमान में बहुत तेजी से परिवर्तन कौन से मंडल में होता है, तो कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श किसे माना जाता है, समताप मंडल को। उल्का पिंड आकर पृथ्वी से टकराने से पहले कौन से ऐसे मंडल में वो फट जाता है यानी टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल में एक गैस पाया जाता है जिसके कारण उल्का पिंड फूट जाता है, फट जाता है। अगर वो उल्का पिंड डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और उसी उल्का पिंड के टूटने को हम क्या कहते हैं, तारों का टूटता, टूटता तारा बोलते हैं ना। टूटता तारा, उसी उल्का पिंड के टूटने से जो रोशनी हमें दिखाई देती है उस हमें लगता है कि कोई तारा टूट रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप जाके हमारे मेरे वीडियो में देख सकते हैं, ज्योग्राफी के वीडियो, उसमें मैं पूरा क्लियर कर चुकी हूँ ये वायुमंडल की परतों वाला। तो आप जरूर उसे जाके देख लें क्योंकि इसमें से हमारे 5 मंडल हैं, तो इनमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हर बार ज्योग्राफी के जो सीटेट में ज्योग्राफी का पार्ट है इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही हवाई मंडल की परतों से, तो आप जरूर इसे बहुत अच्छे से समझ लें। अब चलिए नीचे देखते हैं, निम्नलिखित युगलों की सही मिलान करें। ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ पे है, ओजोन परत हमारा कहाँ पे है, समताप मंडल में। याद रखिएगा ये समताप मंडल की 2 विशेषता है, एक तो वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श है, दूसरा क्या है, ये इसमें ओजोन की परत है। ओजोन की परत आपको पता है कि ओजोन की परत जो होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ओके, अब रेडियो प्रेषण, रेडियो प्रेषण यानी कि रेडियो को जो प्रेषण मिलता है, रेडियो को जो प्रेषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रेडियो तरंगे जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वाह वायुमंडल में, सबसे जो वाह वायुमंडल है वहां से हमें रेडियो को तरंगे प्राप्त होती है। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में। पतली वायु, बहिर्मंडल, जो सबसे ऊपर का बहिर्मंडल है, जो सबसे लास्ट का है, वो वहां पे पतली वायुमंडल की परत, बहुत ही हल्की वायुमंडल की वायुमंडल वहां पे होती है सबसे बहिर्मंडल में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये जो सारे वायुमंडल की परतें हैं, इसमें ओजोन परत समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए भी जो आदर्श माना जाता है समताप मंडल माना जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती है। रेडियो तरंगे हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो रेडियो तरंगे हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। और पतली वायु कहाँ पाई जाती है, मतलब जो बहुत हल्की वायुमंडल कहाँ पे है, तो बहिर्मंडल में है। ये सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पे तो आपको समझा चुकी हूँ, और इसके अलावा आप वीडियो जरूर चेक करें क्योंकि वीडियो में हर चीज बहुत डिटेल से बताई गई है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए का 3rd, सी का 1। आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम, गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये, अब महासागरीय जलधाराओं के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। जो जलधाराएं हैं, जो ठंडी जल, ये भूमध्य रेखा है, मैं ऊपर भी आपको समझा चुकी हूँ, ये मैं अपने वीडियो में भी, ज्योग्राफी के वीडियो में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ज्योग्राफी के चैप्टर आप जरूर जाके चेक करिएगा। थ्योरी का जो चैप्टर है हर चीज बहुत क्लियर आपको समझाया गया है, तभी आप क्वेश्चन पेपर सही तरीके से कर पाएंगे। ये भूमध्य रेखा है और ये उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव हमारा। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है उत्तर की, और ये दक्षिणी ध्रुव है। भूमध्य रेखा बिल्कुल गर्म प्रदेश होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो आपको पता है यहाँ की सूर्य की किरणें बहुत तेजी से पड़ती है, बहुत सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, जहां पे सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ेगी, वहां क्या होगा, वहां का जो पानी है वो पानी क्या होगा, गर्म होगा ना, पानी तो गर्म ही होगा वहां पे। तो यहाँ से जो जलधाराएं चलेगी वो क्या होगी, गर्म जलधाराएं होगी। यहाँ से मान लो उत्तर की ओर जलधाराएं जाती हैं, दक्षिण की ओर जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से जाती हैं,
पानी की धाराएं, तो वो क्या होगी, गर्म जल धारा आएगी। वहीं अगर ध्रुवीय प्रदेश से जल धाराएं नीचे की ओर आती हैं, उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर जो जल धाराएं हैं, दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो जल धाराएं जा रही हैं, वो क्या होगा, वो ठंडी जल धाराएं होगी। तो हमारे इसमें क्या पूछा गया, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जल धारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। बिल्कुल नहीं, ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर चलेगी वो ठंडी जलधारा होगी। भूमि के नीचे से गर्म होती है, बिल्कुल नहीं, भूमि के नीचे से गर्म नहीं होती। गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जलधाराएं इसमें समुद्र की जलधाराओं की बात की गई है, तो झरनों के पानी का कहाँ, इसमें तो नाम ही नहीं है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है गर्म महासागरीय जलधारा। महासागर की जलधाराओं की बात की है तो झरनों से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ से इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि गल्फ स्ट्रीम पूछ देगा इसमें से गर्म महासागरीय जलधारा कौन है, और बहुत सारी जलधाराओं का नाम दे दिया जाएगा। तो गल्फ स्ट्रीम हमारा क्या है, महासागरीय गर्म गर्म जलधाराएं हैं, और जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अब ये चैप्टर भी बेटा मैं जो ज्योग्राफी का चैप्टर है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट जल धाराएं हैं, या ठंडी हो या गर्म जल धाराएं हो, जिसके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या जिसके आने की संभावना ज्यादा है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चैप्टर आप जाके सर्च कर लें जरूर। ओके, अब चलिए नीचे देखते हैं, निम्नलिखित युगलों का मिलान करिए। निम्नलिखित युगलों का मिलान करिए। कृषि के प्रकार हैं और क्षेत्र और प्रदेश हैं। पहला क्या है, स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि कहाँ पे की जाती है, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन वन वाले क्षेत्र। स्थानांतरित कृषि जैसे जिसे कि हम क्या कहते हैं, झूम कृषि, जो मैं आपको हिस्ट्री में भी पढ़ा चुकी हूँ, झूम कृषि, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों को काटकर उसे जलाया जाता है और उस राख को मिट्टी में मिलाकर फिर उस मतलब मिट्टी में फसल उपजाया जाता है। तो स्थानांतरित कृषि कहाँ पे होती है, सघन वन वाले क्षेत्र में। जो घने वन वाले क्षेत्र में वहां पे स्थानांतरित कृषि होती है, और ये जो आदिवासी लोग होते हैं, चलवासी आदिवासी, जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह परिवर्तन करते रहते हैं, वो लोग ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। अब है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि कहाँ पे होती है, वाणिज्यिक कृषि हमारी होती है शीतोष्ण घास के मैदान में। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि किसे बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं कि जो वाणिज्य यानी कि व्यापार के लिए कृषि की गई हो। कुछ कृषि खाद्य फसलें उपजाई जाती है, जैसे धान, गेहूं, तिलहन, ये सब क्या होता है, खाद्य फसलें होती है जो हमारे रेगुलर खाने के यूज में आती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, खाद्य फसलों वाली कृषि बोलते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, जो कि हमारे वो मतलब कि व्यापार के लिए, पैसे कमाने के लिए जो हम कृषि कर रहे हैं, उसमें जूट की कृषि हो गई, गन्ने की हो गई, चाय कॉफी, इस तरह की कृषि वाणिज्यिक कृषि होती है। तो शीतोष्ण घास स्थल के मैदान में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, वहां जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है उसे गहन निर्वाह कृषि कहती है। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, सी का हमारा क्या होगा, 2, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। चलवासी पशुचारण, अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म प्रदेश। चलवासी पशुचारण क्या होता है कि जो पशुओं को लेके यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। तो क्यों घूमेंगे, जब उन्हें एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा। एक ही जगह पे अगर चलवासी पशुचारण का क्या हुआ, एक ही जगह पे अगर उनके पशुओं के लिए भोजन पानी मिल जाएगा तो वो जगह परिवर्तन करेंगे नहीं। अगर मान लो सघन घन वाले क्षेत्र, वन वाले क्षेत्र में कोई पशु लेके रह रहा है तो उन्हें जगह परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो अर्ध सूक्ष्म यानी कि जहाँ पे गर्मी के मौसम में सूखा पड़ जाए, वैसे क्षेत्रों के, या सूक्ष्म प्रदेश जो बहुत ही वैसे हो जहाँ पे सूक्ष्म मौसम हो, वैसे प्रदेश में जो लोग होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो चलवासी पशुचारण करते हैं, यानी कि पशुओं को लेके मौसम के हिसाब से जगह परिवर्तन करते रहते हैं। तो ठीक है, क्लियर है ये कि स्थानांतरित कृषि आप 1 या 2 इसमें भी याद कर लेते तो आपका वो बिल्कुल क्लियर होता। स्थानांतरित कृषि यानी कि जो मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ा चुकी हूँ कि स्थानांतरित कृषि से 3 नाम से जाना जाता है, झूम कृषि और कर्तन एवं दहन कृषि। तो ये जो घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी होते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह कृषि, एक जगह जब वो फसल बन के तैयार हो जाता है तो फिर वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे होते हैं सघन घन वन वाले क्षेत्र। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ऊर्जा संसाधन यानी कि जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें असत्य कथन कौन सा है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सही है, बिल्कुल सही है कि बायोगैस क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी जब वो
ग्रीन हाउस प्रभाव किसे बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोल सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की, उसका कारण प्रभाव का कारण होती है बायोगैस। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इससे भी क्वेश्चन आता है बेटा। और ये भी मैं आपके ज्योग्राफी के वीडियो में, ज्योग्राफी के थ्योरी में सारे अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो में, तो आप उसमें जाके जरूर देख लें। ज्योग्राफी के सारे वीडियो आप जरूर चेक कर लें, उसमें से हर वीडियो से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आपको देखना है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है यानी कि समाप्त होने वाली है ज्वारीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल सही है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो ये दोनों हमारा तीनों सही है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, तो ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ज्वार भाटा से जो ऊर्जा या पानी की बहुत तेज धार जहां पे गिर रही हो वहां से जो ऊर्जा बनाया जाता है वो तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। और इसमें असत्य का चयन करना है, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 की ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो ज्वारीय ऊर्जा भी एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ऊर्जा का संसाधन बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है जिसके बनने में हजारों साल लग जाता है। और जो आधुनिक ऊर्जा का स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी एवं भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? यातायात के साधन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, ठीक है, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जल मार्ग जो होता है अधिक दूरी और भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश भी हम ले जाने के लिए अधिक दूरी की बात की गई है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जल मार्ग और रेल मार्ग में, लेकिन यहाँ पे अधिक दूरी की बात की गई है, यानी कि अधिक दूरी हम एक देश से दूसरे देश में भी अगर ले जा रहे हैं तो रेल मार्ग हमें महंगा पड़ सकता है जल मार्ग के जरिए, मतलब कि जल मार्ग की तुलना में। तो जल मार्ग इसमें सबसे सही ऑप्शन है कि जल मार्ग हमारा अधिक दूरी, और हमारे जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया उसमें क्लियर ये वर्ड दिया गया है कि जल मार्ग अधिक दूरी और भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, रेल मार्ग क्या होता है? रेल मार्ग हमारे मतलब कि ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन है। वायु मार्ग, जहां पे कोई ये आपदा आ गई हो उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक महंगा साधन होता है वायु मार्ग, लेकिन सुविधा उसमें क्या होता है, जहां पे कोई आपदा आ जाती है उसके लिए वायु मार्ग बहुत उपयोगी है। सड़क मार्ग हमें हर चीज से जोड़ती है, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, हर चीज से जोड़ने वाला कौन सा है? सड़क मार्ग है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है और ये सारे हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, बेटा आप खुद देख रहे होंगे, अगर आप मेरा वीडियो सारा सर्च कर चुके हैं, सारे वीडियो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के देख चुके हैं, तो जो हमारा पढ़ा हुआ है उसे सॉल्व करने में कितना मजा आता है कि जो हमारा पढ़ा हुआ, ये तो हमारा पढ़ा हुआ, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो हमें आता है, ये तो हम फटाक से बना सकते, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में भी होने वाला है, अगर आप सारे थ्योरी के चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में भी आपका यही होने वाला है। तो प्लीज आप थ्योरी के सारे चैप्टर देख लें, वीडियो जरूर आप सर्च कर लें, वीडियो आप जरूर सुन लें, 1 बार से 2 बार वीडियो सुने, उसका नोट्स बना लें। आपके लिए एग्जाम में ऐसे ही होगा कि फटाफट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो सुझाइए। पहला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधनों का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनको बनने में हजारों साल लग जाता है। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं, अधिक उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये संसाधन बहुत जल्दी हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन हम इसके आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन भी तो टूट फूट सकता है, ये भी खराब हो सकता है, तो इसका भी हमें कम उपयोग करना चाहिए। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, तो अजैव संसाधन भी अनवीकरणीय संसाधन हो सकता है, तो इसका भी हमें कम उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उपयोग क्या, किसी भी संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें, अपनी जरूरत से ज्यादा उपयोग ना करें। पानी भी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन पानी का भी उपयोग हमेशा आपको बोला जा रहा है कि पानी का उपयोग उतना ही करें जितना कि हमें हमारी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा कभी भी पानी का उपयोग ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाया और नृत्य मुद्रा वाले गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? भेदभाव,
रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता, पूर्वाग्रह। तो ये भेदभाव क्या दिखाता है? रूढ़िवाद। रूढ़िवादी भेदभाव हम इसे नहीं कह सकते, इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में हमारे दिमाग में बहुत पहले से वो चीजें भरी हुई हैं कि ये तो ऐसे ही है, इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ऐसे बोलते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। लड़के से लड़के और लड़कियों में भी होती है रूढ़िवादी धारणा, हम ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं इसी क्वेश्चन पेपर में। तो ये रूढ़िवाद का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। बिल्कुल सही है। पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? कि उसे हम नकारात्मक रूप से देखते हैं कि ये तो ऐसा ही है। ठीक है, तभी तो पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, बिल्कुल नहीं। पूर्वाग्रही का मतलब उसे श्रेष्ठ मानना नहीं हो सकता। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, बिल्कुल सही है। जो लोग भिन्न होते हैं उनका अनादर करते हैं, इसे ही हम पूर्वाग्रही कहते हैं। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ए, बी और डी सही है। तो पूर्वाग्रह इसमें देख सकते हैं, इसमें भी ये चीज दिया गया है ना कि जो रंग बिरंगे कपड़े पहने, मुकुट पर लगाए, ये सब बातें तो उसने की है, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि वो बिल्कुल भिन्न है, मतलब वो बिल्कुल नकारात्मक दृष्टि से उसे देखा जा रहा है या फिर भेदभाव की दृष्टि से देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ये सब कहाँ होता है? पूर्वाग्रह में होता है कि किसी के लिए कोई पूर्वाग्रह कि ये तो मतलब गलत ही करेगा, ये समुदाय के लोग तो हमेशा गलत करते हैं, तो पूर्वाग्रह उसी को कहते हैं हम। तो ये सारे पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? उसे नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। संघीय व्यवस्था क्या है? भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। बिल्कुल सही है। संघीय क्या है? सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, कि सभी भी जो विविधता है उसको समझती है और सभी के मांगों का पालन करती है। ये देश के यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। अभिशासन यानी कि शासन के जो बहुत बहुत सारे चरण होते हैं, स्तर होते हैं, जो बहुत स्तर होते हैं, उसको स्थापित करती थी। ये भी बिल्कुल सही है कि जो अलग अलग स्तर होते हैं उसको ये स्थापित करती है। तो क्या है ये? पहला देखिए, फिर से हम देखते हैं, दोनों सही है, हमारा ए और बी दोनों सही है, लेकिन क्या आर ए की व्याख्या है? हमें ये देखना है आर ए की व्याख्या है या नहीं। ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि एक सही है एक गलत है, ये भी ये बोला गया है कि एक सही है एक गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम दोनों बी 2 और 4 में हम देखेंगे। 2 में दिया गया है कि व्याख्या नहीं है, 4 में दिया गया है कि व्याख्या है। तो इसे हम फिर से समझेंगे। क्या है? संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। ठीक है, जो अलग अलग विविधता है उसकी आवश्यकताओं और मांगों का वो पालन करती है। दूसरा है, ये देश में अभिशासन से के बहुचलित स्तर स्थापित करती है। शासन के बहुचलित स्तर स्थापित करती है, तो बिल्कुल इसकी व्याख्या आर, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या है, क्योंकि वो संस्कृतियों का विविधताओं का मांगों का पालन करती है। इसीलिए पालन करती है क्योंकि वो जो शासन के कई स्तरों का, कई चरणों को स्थापित करती है, इसलिए उसका पालन करती है। ठीक है, मान लो कि सिर्फ केंद्र शासन ही होता, तो क्या वो छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों का पालन कर सकते? नहीं, मतलब आदर कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि छोटे छोटे गाँव में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे देश में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है, 3 स्तर की शासन व्यवस्था है, पंचायती राज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसलिए उन्हें हर एक व्यक्ति की आवश्यकता का पता है, हर एक व्यक्ति की संस्कृति का पता होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार जनजाति अधिनियम, जिसे अत्याचार रोकथाम अधिनियम भी कहते हैं, जो कब लागू हुआ था? 1989 में के उल्लंघन के रूप में की गई है। क्या है? पहला, उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है, ये भी हम सिविक्स में पढ़ेंगे अभी। तीसरा है, गैर आदिवासी लड़की सॉरी गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि
के दोहन की अनुमति देना, ये भी बिल्कुल सही है कि जो गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारी होते थे उसे जनजातीय भूमि से दोहन, यानी कि जनजातीय भूमि होती थी उनसे क्या कहते थे, निकाल दिया जाता था उन्हें। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य विवाह करना, ये तो अगर अनुसूचित जाति समुदाय से अगर विवाह करेंगे तो ये हुआ ना कि उन्हें अपने बराबर माना जा रहा है, तो ये नहीं है, बल्कि हमारा ऑप्शन ए, बी और सी सही होगा, डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब इससे जो रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था, कब हुआ था, 1989 में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अत्याचार रोकथाम अधिनियम। क्लियर है, इसका दूसरा नाम क्या है, अत्याचार रोकथाम अधिनियम। तो आप कहीं अगर अत्याचार रोकथाम अधिनियम आ जाए तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मध्याह्न भोजन ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। मध्याह्न भोजन क्या होता है, स्कूल में जो मिड डे मील बच्चों को मिलता है, उसमें क्या होता है, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है। क्यों? क्योंकि सभी जाति के लोग बच्चे तो सभी जाति के बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो सभी जाति के लोग वहाँ एक जैसा भोजन करते हैं, उनमें ये नहीं है कि अमीर गरीब का भी कोई अंतर नहीं है, सभी वही भोजन कर रहे हैं, एक जैसा भोजन कर रहे हैं, एक साथ कतार में बैठ के भोजन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल सही है ये। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है ताकि ये जातिगत भेदभाव समाप्त हो। स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है गरीब बच्चों को प्रवेश लेना, क्योंकि गांव में जो बहुत सारे खेतीहर मजदूर होते थे उनके साथ क्या होता था कि उन्हें अपने बच्चों के मतलब भोजन जब कृषि का समय नहीं होता था, मतलब जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, वो मौसमी बेरोजगारी के टाइम में उन्हें अपने बच्चों के भोजन के लिए भी कुछ नहीं जुड़ पाता था, तब वो क्या करते हैं, अब वो इसीलिए बच्चों को भोजन के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि उन्हें बच्चों को भोजन मिल सके। और अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भोजन के बहाने ही जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो क्लास में बैठ रहे हैं और टीचर अगर उसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, इसलिए मिड डे मील स्टार्ट भी किया गया था। फिर है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई। स्कूल छोड़ने की दरों में पहले लोग स्कूल छोड़ देते थे क्योंकि अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए, भोजन के लिए वो किसी न किसी काम में लगा देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, उन्हें भोजन तो स्कूल से ही मिल रहा है तो उन्हें कोई काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा ए बी सी डी सारा ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। देखते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता है, जो हमारे तीनों कोर्ट हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। ये कौन सा प्रावधान है जो इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, वो देखेंगे हम। पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, बिल्कुल सही है, न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है इसमें कोई विधायिका यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए मंत्री शामिल नहीं होते। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। न्यायाधीशों की आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। अब न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, मतलब संसद में न्यायाधीशों के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। फिर है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। तो ये हमारे ए बी और सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, निम्नलिखित से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ये तीनों हमारे स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ओके, हमारे नहीं न्याय मतलब कि न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये कोई स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारणों की जांच कीजिए। मतलब जो ऑफिस जाने वाली महिला है उसे वेतन और सम्मान मिलता है, उनके द्वारा जो काम किया जाता है, मतलब ऑफिस में जो काम किया जाता है उसकी तुलना में जो घर में काम करने वाली महिला है उनके कामों को अनदेखा किया जाता है, घरेलू काम करने वाली महिलाओं को। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, संभाव्य मतलब क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उनकी जांच कीजिए। कार्यालय काम का अतिमूल्यन, दूसरा है घरेलू काम के लिए कम समय लगना, ऐसा नहीं है घरेलू काम के लिए कम समय लगता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है घरेलू काम के लिए। भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो हमारा बिल्कुल जो
ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही होगा कि घरेलू काम के लिए महिलाओं को कोई पैसे नहीं मिलते, कोई वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि उसका कोई वेतन नहीं मिल रहा है, कोई पैसे नहीं मिल रहा है, कोई उसका मतलब कि सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए इसका क्या हुआ, इनको अनदेखा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? क्या है? भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसमें है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है, इसमें जीवन का अधिकार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार में ही है कि भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार, इस तरह के अधिकार लोगों को दी गई है। और ये है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की बात की गई है। ओके, कभी कभी ये भी आ सकता है जीवन का अधिकार किसमें, कौन से अनुच्छेद में बात की गई, तो अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की पहचान कीजिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है कि भारत में किसी भी एक धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, किसी भी एक धर्म को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाएगा, राज्य की ओर से ज्यादा सम्मान या राज्य की ओर से सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, और राष्ट्र धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये है। लेकिन ये भी है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र जो सरकार है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है, अगर धर्म में कोई बहुत ज्यादा कुरीति हो, अगर धर्म के नाम पर कोई बहुत ज्यादा गलत काम हो रहा हो, तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब अमेरिका में क्या है, राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन भारत में क्या है, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन एक मतलब कि उसे राष्ट्र धर्म घोषित नहीं करेगा, उसे श्रेष्ठ किसी एक धर्म को नहीं मान सकता, लेकिन धर्म के मामलों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है अगर धर्म में बहुत ज्यादा कोई कुरीति हो। दूसरा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तीसरा है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामलों में धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। चौथा है हमारे, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अब क्या है इसमें, ये देखिए हमारा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अब अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच की भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो क्या है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो ये तो सही है कि पहला तो बिल्कुल सही है कि अमेरिका में राज्य और धर्म बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन तीन में हमें कंफ्यूजन है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारतीय संविधान में क्या है, जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। फिर अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक, ये तो बिल्कुल भी गलत है डी, कि अमेरिका में धार्मिक सुधारों के विपरीत राज्य मामलों में अनुमति नहीं दे सकता। अमेरिका में तो सुधारों की अनुमति है ही नहीं। अमेरिका में क्या है, दोनों ही किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये हमारा गलत है। ए तो हमारा सही है, बी और सी में दूसरा हम एक और देखेंगे हमारा कौन सा सही है। ओके, या तो हमारा 4 सही होगा या हमारा 2 सही होगा। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, तो ये भी हमारा गलत है कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धर्म के मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, तो हमारा बी सही है, ए और बी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। वाक्य का अर्थ है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनुच्छेद समान कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल सही है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार, अनुच्छेद नहीं अनुसार होगा, समान कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल, जो कानून है वो सभी के लिए समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर एक भिखारी हो।
कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ अपने उसके नस्ल, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। असमानताएं समाप्त हो गई, असमानताएं अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुरक्षित करता है। तो ये सही है, हमारा ए, बी और डी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित करते हैं। पहला है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या करता है, पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री क्या है, दिहाड़ी मजदूर। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होते, सही बात है, क्योंकि जो राजमिस्त्री होते हैं उन्हें डेली का मतलब कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी उनकी नहीं होती, वो दिहाड़ी मजदूर ही होते हैं। अब एक घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, बिल्कुल सही है, जो घरेलू कामगार होते हैं अनियमित मजदूर होते हैं कि उन्हें कुछ दिन काम पे रखा जाता है, फिर हो सकता है उन्हें हटा भी दिया जा सकता है। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, बिल्कुल सही है, सब्जी विक्रेता क्या होता है, स्वरोजगार होता है। दुकान और सुपरवाइजर, व्यवसायी, दुकान और सुपरवाइजर कोई व्यवसायी नहीं होता है। तो ए, बी और सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इसमें यही देखना है कौन सा युग्म सही है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोग ज्यादा प्रवास कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि दिखाई देती। इस प्रकार प्रवसन के कारण है, इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या है, मतलब इस प्रकार के प्रवास के कारण क्या है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्रों में लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो गया, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके आसपास झोपड़पट्टी, जो स्लम क्षेत्र होते हैं, झोपड़पट्टियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार के मतलब कि प्रवास के क्या कारण है, लोग क्यों ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, बिल्कुल नहीं, शहरी क्षेत्रों से मतलब कि जीवन के स्तरों में बहुत ज्यादा अधोगति नहीं होती। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ग्रामीण कामगारों को बाजार में ज्यादा मतलब कि वहां पे ज्यादा काम मिलता है, मतलब मार्केट में ज्यादा उनको काम मिलता है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये भी सही है, कृषि में उत्पादकता बहुत ज्यादा घट रही है, कृषि उत्पादकता, इसलिए लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये भी सही नहीं है हमारा। तो बी और सी हमारा सही है कि ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, या कि ग्रामीण कामगारों को जो बाजार में ज्यादा से ज्यादा काम मिल रहा है इसलिए वो मार्केट की ओर जा रहे हैं। विघटन यानी कि ग्रामीण बाजार जो होते हैं उसमें काम की कमी हो गई है और वो शहरों की ओर इसलिए जा रहे हैं। फिर क्या है, घटी हुई कृषि उत्पादक, गांव में लोग ज्यादातर कृषि पर डिपेंड होते हैं, कृषि उत्पादकता में कमी आ रही है इसलिए भी वो शहरों की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवाएं वो होती है जो सभी के लिए होती है, ठीक है। पुलिस सेवा, बिल्कुल पुलिस सेवा सार्वजनिक सेवाएं हैं। न्यायिक सेवा भी सार्वजनिक सेवाएं हैं। शैक्षणिक सेवा भी सार्वजनिक सेवाएं हैं। निर्माण सेवाएं, ये सार्वजनिक सेवाएं नहीं होती है कि निर्माण सभी के लिए थोड़ी ना होता है। अगर कोई निर्माण हो रहा है तो मान लो कि कोई बेड बना रहा हो, कोई कूलर बना रहा हो, एसी बना रहा हो, कि वो सभी के लिए बना रहा है। निर्माण तो बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, तो सबके लिए नहीं होता, जो उसे खरीद सकता है उसी के लिए। लेकिन ये तीनों सेवाएं क्या होता है, ये सभी के लिए है, सार्वजनिक है, ठीक है। तो ए, बी और सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 1883 में इल्बर्ट बिग के लागू होने पर विरोध क्यों हुआ था। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए बेटा, जो हिस्ट्री में मैं करवा चुकी हूँ। ये इल्बर्ट बिल वही है जो शिक्षा के अधिकार वाला, शिक्षा वाला जो चैप्टर था उसी में है ये सारा। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी। ये इल्बर्ट बिल की बात है, याद रखिएगा। कब लागू हुआ, 1883 में लागू हुआ था इल्बर्ट बिल। ओके, क्या है कि छूट दे दी, ये गलत है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारत में भारतीय ब्रिटिश, बता चुकी हूं मैं आपको, ये शिक्षा वाला नहीं है, बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है। जो लास्ट चैप्टर अभी अभी मैंने अपलोड कराए किए थे, ये हिस्ट्री के चैप्टर सबसे लास्ट हमारे 8th क्लास का जो 8वां चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर, उसमें है इल्बर्ट बिल के बारे में। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था कि एक बिल पास किया गया था इल्बर्ट बिल। इसमें क्या था कि जो अंग्रेज अगर भारत में कुछ गलत करते हैं तो उसमें भारतीय जो जज हैं वो भी उस पर मुकदमा चला सकते हैं। तो इससे क्या हुआ था, भारतीय जज भी उस पर मुकदमा चला सकते हैं, और इससे अंग्रेजों में बहुत ज्यादा विरोध उत्पन्न हो गया था और इस बिल को वापस ले लिया गया। इससे भारतीयों में ये समझ में आ गया था कि जो अंग्रेज हैं वो क्या चाह रहे हैं,
ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ये सही है। उसके बाद है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। तो बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ये गलत है। तो इसी कारण क्या हुआ था, इस बिल में क्या हुआ था कि भारतीय जज भी अब अंग्रेजों पर मुकदमा चला सकते थे। पहले क्या होता था कि भारतीय जज अंग्रेजों पर मुकदमा नहीं चला सकते थे। अंग्रेज अगर कुछ गलत करता है भारत में तो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश जज ही उस पर मुकदमा चलाएंगे। तो इल्बर्ट बिल में यही बात की गई थी कि भारतीय जज भी अंग्रेजों पर मुकदमा चला सकते हैं। और वो किस लिए किया गया था, ताकि भारतीय जज और जो न्यायाधीश और जो ब्रिटिश न्यायाधीश हैं दोनों में समानता स्थापित की जा सके। तो हमारा बी और सी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। और इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया था, तो 1883 में लागू किया गया था। मैं आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसीलिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान, ए है, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। करेक्ट रीजन क्या है, more equal than other, मतलब औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है, यानी कि औरों के मुकाबले से वो ज्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कानून की नजर में तो क्या है, संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन क्या है लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय क्या है, औरों के मुकाबले ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं, ज्यादा बराबर है। अब दूसरा है भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय संविधान में जो आदर्श तय किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, उन सभी को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अभी तक साकार नहीं कर पाए, तो ये दोनों ही सही है। और बिल्कुल सही है कि जो अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, यही कारण है कि जो कुछ भारतीय ज्यादा मतलब कि कुछ भारतीयों को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं अपने मतलब कि समुदाय में। संविधान से तो नहीं बोल सकते हम, समुदाय में कुछ भारतीयों को औरों के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, यही कारण है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही कारण है। ठीक है, ए का सही कारण हमारा आर है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संबंध में है। खिलाफत आंदोलन क्या था, ये भी जो 8th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है, जो अभी अभी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें ये आंदोलन के बारे में दिया गया है। खिलाफत आंदोलन क्या था कि तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया था, उस पर एक सख्त संधि थोपी गई थी, और इसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। ठीक है, तो और ये आंदोलन क्यों हुआ था कि हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित रखने के लिए कि ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए हैं, इनमें क्या है। पहला क्या है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा को ऊपर बहुत सख्त संधि थोपी थी, बिल्कुल सही है ये हमारा। दूसरा क्या है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि भारतीय मुसलमान क्या चाहते थे कि ओटोमन तुर्की जो है वहां पर खलीफा का ही शासन रहे। तो ए हमारा सही है और बी हमारा गलत है, ए सही है और बी गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। बिल्कुल सही है, नील की खेती याद करिए, मैं हिस्ट्री के 8th क्लास की हिस्ट्री में ही आपको पढ़ा चुकी हूँ ये, कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि कंपनी के कर्मचारी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे, क्योंकि भारतीय नील से उन्हें ज्यादा फायदा होने लगा था। वो जो नील की फसल होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही ज्यादा होता है, अच्छी तरीके से होता है। तो क्या कर रहे थे वो जो अंग्रेज थे वो भारत में नील की कृषि करने के लिए किसानों पर प्रेशर डाल रहे थे। ठीक है, इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से वापस भारत आए थे और बागान मालिक बन गए थे, क्योंकि नील की खेती से अधिक लाभ हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। अब व्याख्या है या नहीं ये हम देखेंगे कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे।
बिल्कुल करने लगे थे। अब इसमें है कि लोग आकर्षित हुए स्कॉटलैंड इंग्लैंड से भारत आए थे, तो बिल्कुल वो भारत आए थे तभी तो वो इसमें उत्पादन में निवेश कर रहे थे, तो बिल्कुल सही है। एक की व्याख्या क्या है? आर है, आर ए की व्याख्या है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब चलिए हम देखते हैं 81 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेश के संबंध में सही है? अब बुद्ध के उपदेश क्या क्या थे? बुद्ध के उपदेश थे कि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और ये भी देखिए, ये भी था कि हमारे कष्ट जो है वो हमारे पिछले जन्म के परिणाम होते हैं। बुद्ध के उपदेश ये भी थे कि हम जो कर रहे हैं, हमें जो कष्ट मिल रहा है अभी, बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तो इतने अच्छे काम करते हैं फिर हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, तो क्यों होता है उनका क्या कहना था कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। ठीक है, तो हम देखते हैं बुद्ध के उपदेश के संबंध में क्या सही है। पहला है हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म को परिणाम है, बिल्कुल सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म को परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है, ये भी बिल्कुल सही है। लालसाओं और इच्छाओं को उन्होंने तृष्णा कहा है, याद रखिएगा। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि बुद्ध ने तृष्णा किसे कहा है, तो बुद्ध ने तृष्णा किसे कहा है? अपनी लालसाओं और इच्छाओं को उन्होंने तृष्णा कहा है। तो वही है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। हम ज्यादा से ज्यादा इच्छा करते हैं तभी तो हमें कष्ट हो रहा है, अगर हम बहुत ज्यादा इच्छा ना करें तो हमें कभी कष्ट नहीं होने वाला। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्ध बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते थे, जिनकी मर्जी हो उनके उपदेशों को माने, जिनकी मर्जी ना हो उनके उपदेशों को ना माने। तो हमारा ए और बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अब क्या हुआ? 16वीं और 17वीं शताब्दी यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारतीय बुनकरों में निम्नलिखित बदलाव आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल, जब मतलब कि कपड़े के मांग में तेजी आएगी, अगर मार्केट में हम व्यापार कर रहे हैं, हम व्यवसायी हैं और किसी चीज में बहुत तेजी आ रही है तो हम उसमें जाके वो व्यवसाय करना पसंद करते हैं। तो भारत में भी ये हुआ, लोग कताई, धुलाई, रंगाई में अपना धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। शिल्पकार और यहाँ पे भारतीय कपड़ों की मांग की गई, तो शिल्पकार तो इसमें कहीं है ही नहीं, ये गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में वृद्धि हुई। फिर शिल्पकार तो इसमें आएगा ही नहीं। फिर क्या है? एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली चली, ये भी बिल्कुल सही है कि ये भी कि एजेंटों से क्या होता था कि पहले ही पेशगी ली जाती थी कि आपसे इतने पैसे, मतलब कि जो लेबर होते थे उन्हें पैसे दे दिए जाते थे, बुनकर को पैसे दे दिए जाते थे पहले ही कि इतना पैसा लेके हमें इतने सूट चाहिए, हमें इतने कपड़े चाहिए। तो ए और डी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। कौन सी जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की जो 1873 में जो किताब आई थी वो समर्पित है। 1873 में जो ज्योतिराव फूले ने जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको चैप्टर में करा चुकी हूँ। ये आप हिस्ट्री का चैप्टर जरूर जाके देखें, 8th के ही हिस्ट्री में ये है और मैं आपको करा चुकी हूँ। तो उस किताब का नाम आप खुद मुझे बताएंगे। पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को। तो ऑप्शन इसका क्या है? आंसर क्या है? अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। अब जो ज्योतिराव फूले की जो बुक थी, वो बुक अगर आप अभी मुझे ऑप्शन में मतलब कि कमेंट में लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। आप जरूर कमेंट में लिखिएगा ज्योतिराव फूले की जो बुक थी उसका नाम। वो बुक किस लिए थी? अमेरिका में जो दास प्रथा था, ठीक है, उस दास प्रथा का अंत हुआ था, उसी से रिलेट किया गया था। भारत में जो नीची जाति के लोग या फिर जो अछूत जिन लोगों को कहा जाता था, उन लोगों से रिलेट करके ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं प्लीज, जबकि मुझे भी लगे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप अपनी तरफ से थोड़ा सा तो एफर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ज्योतिराव फूले ने कौन सी बुक लिखी थी। मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैं थ्योरी करा रही थी तो मैं थ्योरी में बिल्कुल आपको क्लियर बता चुकी हूँ ज्योतिराव फूले की बुक, और मैंने हाईलाइट भी किया था, अंडरलाइन भी करके मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप बुक का नाम मुझे जरूर बताएं। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी से दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। क्या है? 19वीं सदी से दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जो गैर ब्राह्मण थे। यही बात ऊपर बोली गई है। जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बिल्कुल उदाहरण है, क्योंकि गैर जातियों में जो घासीदास थे वो इस तरह से काम करते थे और ऑप्शन ए में हमारा यही बताया गया है। तो ए भी ए का उदाहरण है। ठीक है, या व्याख्या है, जो भी आ जाए वो भी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? है मुमताज अली। जो शिक्षा वाला हमारा चैप्टर है, जिसमें महिलाओं की शिक्षा के सुधार वाला चैप्टर है, महिलाओं वाला चैप्टर हिस्ट्री के 8th क्लास की हिस्ट्री में ही है, उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज अली है ये। नेक्स्ट है मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है। जब जनजातियों के बारे में आपको पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कि उनकी कोई लिखित हिस्ट्री नहीं है, वो मौखिक दस्तावेज रखते थे। कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, उनकी जो भी जानकारियां हैं वो मौखिक है, यानी कि सुनी सुनाई है। तो क्या है, वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी है। बिल्कुल सही है। वो उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। बिल्कुल नहीं, वो तो हर जगह रहते थे जंगलों में। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों के नजर में आ पाए। ऐसा भी नहीं है वो अलगाव में थे और एकांत में रहते थे, ये भी नहीं है। यही है कि उनकी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए मध्यकाल में उनकी कोई बहुत कम जानकारी में मध्यकाल में उनकी मिलती है। नेक्स्ट है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? यह लेखांश रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था, क्योंकि रजिया सुल्तान जब दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जब दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी तो उन्हें वो बहुत ही लायक मतलब की राजा थी, लेकिन उन्हें सुल्तान थी, लेकिन उन्हें हटा दिया गया था गद्दी पे यही बोल के कि ये एक महिला है। ठीक है, तो उन्हें गद्दी से यही बोल के हटा दिया गया था। तो ये किसके लिए लिखा गया है? रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त औद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रौद्योगिकी के संबंध में 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। मेहराब किसे कहते हैं? किसके लिए किया जाता है? निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि अधिरचना यानी कि जो नीचे की अधिरचना है उसके भाग को स्थानांतरित करने के लिए मेहराब यानी कि जो दरवाजा होता है, ठीक है, ऊपर जो बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है तो उसे मेहराब कहते हैं। तो इसीलिए किया जाता था ताकि अधिरचना का जो भार है वो स्थानांतरित हो सके। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? पुरापाषाण स्थलों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, 6th क्लास की हिस्ट्री में है ये। हुस्गी में मिले हैं चूना पत्थर से मिले औजार। याद रखिएगा, आप जो हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन आता ही आता है। हड़प्पा संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे क्या औजार मिले हैं, कौन सा हड़प्पा कालीन क्षेत्र कहाँ पे है, या पूरा पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र भी आते हैं कि चूना पत्थर के औजार कहाँ मिले हैं, कृषि का ये चावल और गेहूं के अवशेष कहाँ मिले हैं, राख के अवशेष कहाँ मिले, इस तरह के ये सारे हिस्ट्री के 6th क्लास की हिस्ट्री में है। तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं और ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 90। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनों से के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनों से नियमित रूप से कर वसूलने महाजनों के नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में नहीं है, यानी कि महाजन
महाजन पदों में कर वसूला जाता था, और कौन सा ऐसा है जो नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में नहीं है। आखटिकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं को राजा को देनी होती थी। बिल्कुल सही है, ये देनी होती थी। आखटिकों और संग्राहकों पर भी कर था। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी सही है। व्यापार पे भी कर था। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/8 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ये गलत है, क्योंकि जो ज्यादातर वस्तुओं पर कर था वो 1/4 1/4 था। ठीक है, चौथा हिस्सा कर दिया जाता था। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि वहां पे जो फसलों पे चौथा भाग कर के रूप में देना पड़ता था। याद रखिएगा, महाजनपद के पहले जनपद थे, उसमें कर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन महाजनपदों से कर की व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अब वो अपनी मतलब कि सेना रखने लगे थे, तो सेना को सैलरी देने के लिए उन्हें अब कर की आवश्यकता थी कि उनको भी इनकम मिलना चाहिए, इनकम की आवश्यकता थी, इसलिए वो कर इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023 वाला कंप्लीट हो चुका है।